आज सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे अपनी नानी याद आई। जाने क्यों मैं बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहा था और सोचा कि ये पोस्ट उन्हीं को समर्पित करूं। मेरी नानी, जिन्हें मैं अम्मा कहता था, एक अद्भुत महिला थीं। कुछ तमिल बोलियों और मलयालम में अम्मा का मतलब दरअसल आपकी माँ की माँ होता है, लेकिन मैं अपनी दोनों दादियों के लिए इसे एक ही शब्द के रूप में इस्तेमाल करता था। दरअसल मैं उन्हें अम्मा क्यों कहती थी, इसके पीछे कहानी है। बड़े होते हुए मुझे अपनी दोनों दादियों को इसी नाम से पुकारना सामान्य लगता था। जब मैंने दूसरों को अपनी दादियों को पाटी कहते सुना तो मुझे एहसास हुआ कि ये अलग बात है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मेरी मिसाल पर चलते हुए मेरी बहन और बाद में मेरे ननिहाल पक्ष के दूसरे चचेरे भाई बहन भी हमारी नानी को अम्मा कहने लगे और अपनी नानी को पाटी कहते थे। सालों बाद शायद जब मैं खुद माँ बनी और मेरी माँ पाटी बनी तो मैंने उनसे पूछा कि मैं अपनी दादियों को अम्मा क्यों कहती थी। उनके जवाब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जाहिर है मेरी नानी ही चाहती थीं कि मैं उन्हें इसी नाम से पुकारूं। मुझे उनसे ये सवाल पूछने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जन्म के समय वो काफ़ी छोटी रही होंगी और उनके अंदर का एक घमंड उन्हें इतनी कम उम्र में आधिकारिक तौर पर दादी नहीं बनने देना चाहता था। इसलिए उन्हें अम्मा कहने पर मजबूर करके वो पाटी तो नहीं बनी, लेकिन हमारे पास उन्हें पुकारने के लिए एक अनोखा नाम था। जब वो लगभग 9 साल की थी तब उनकी शादी मेरे दादाजी से हुई थी और वो उनके साथ 40 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे आ गईं। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं, शायद उन्होंने अभी अभी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज़ थीं। मेरे पिताजी हमेशा मुझे बताते हैं कि किताबों के प्रति मेरा प्यार शायद उन्हीं की वजह से आया है। मेरा नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। दक्षिण भारतीय नामकरण पद्धति में पहले जन्मे बच्चे का नाम आमतौर पर दादा दादी के नाम पर रखा जाता है, यानी पहले जन्मे बेटे का नाम दादा और पहली बेटी का नाम दादी, और उसी लिंग के अगले बच्चे का नाम नाना नानी के नाम पर रखा जाता है। इसलिए भले ही मेरा कानूनी तौर पर जिस नाम से जाना जाता हूँ वो उनका नहीं है, मेरे जन्म प्रमाण पत्र पर उनका नाम है और मैं कानूनी तौर पर जब चाहूँ तब उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये परंपरा पारिवारिक नामों को जिंदा रखने के लिए है, और शायद यही वजह है कि आप कई दक्षिण भारतीयों के नाम लंबे और उच्चारण ना किए जा सकने वाले देखते हैं। एक पाठक होने के अलावा, या शायद इसलिए कि वो एक पाठक थीं, वे कहानियाँ सुनाने में भी बहुत कुशल थीं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो अनगिनत रातें जब मैं और मेरी बहन सोने से पहले उसके पास बैठकर कहानियाँ सुना करते थे। उसने ही हमें पौराणिक कथाओं से परिचित कराया और हमें हिंदू धर्म की कहानियां सुनकर आनंदित किया। वो हमारे द्वारा दिए गए संकेतों से कहानियां गढ़ने में भी बहुत अच्छी थीं, और अब मैं चाहती हूँ कि काश मैंने उन कहानियों को बीबी और जीजी के साथ साझा करने के लिए रिकॉर्ड कर लिया होता। जब मैं लगभग 6 साल का था तो वो पहले पश्चिमी भारत के एक शहर में और फिर दक्षिणी भारत के एक शहर में चली गईं, क्योंकि मेरे चाचा, जो मेरे पिता से काफ़ी छोटे थे और उस समय अविवाहित थे, काम के सिलसिले में वहाँ चले गए थे। मेरे दादाजी तब तक रिटायर हो चुके थे, तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष उस भीड़-भाड़ से दूर बिताने का फैसला किया जो तब तक बॉम्बे बन चुका था। उन्हें वो दक्षिणी शहर बहुत पसंद था जहाँ वो अंततः रहने आए थे, और जब मेरे चाचा की शादी हुई और वो वहाँ से चले गए तो उन्होंने वहाँ स्थायी तौर पर रहने का फैसला किया। उन्होंने पहले वहाँ किराए पर घर लिया और फिर अपना घर खरीदा, जिसका मेरी अम्मा ने बहुत अच्छे से जीर्णोद्धार किया। जब वो इसे लेकर आए थे तो ये घर छात्रावास के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हालत कैसी रही होगी। हम, खासकर मैं, बेसब्री से अम्मा के बॉम्बे आने का इंतज़ार करते थे, और जब वो वहाँ होती थी तो शायद मैं अपने माता पिता को बिल्कुल भूल जाता था। जब वो हमारे साथ होती थीं तो मेरे लिए हमेशा अम्मा ये और अम्मा वो। मैं भी गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करता था ताकि मैं उनके साथ समय बिता सकूं। अगर आपको आश्चर्य हो रहा है तो बता दूं कि उनके साथ भी सब कुछ इतना आसान नहीं था। वो बहुत पारंपरिक और रूढ़िवादी थीं, और मुझे उनके द्वारा हम पर लगाई गई पाबंदियों से चिढ़ होती थी, खासकर कुछ ऐसी पाबंदियां जो मुझे समझ में नहीं आती थीं क्योंकि हम लड़कियां थीं। अपनी तमाम रूढ़िवादिता और परंपराओं के बावजूद वो अपने नज़रिए में काफ़ी उदार भी थीं और मेरे पिताजी को प्रोत्साहित करती थीं कि वे हमें तर्क और सीमाओं के भीतर हमारी बाकी लड़कियों की तुलना में कहीं ज़्यादा आज़ादी दें। शायद ये सब उनकी बेटी मेरी मौसी के जीवन में हुए उन अनुभवों से उपजा होगा जिनसे वो नहीं चाहती थीं कि उनकी पोतियां भी उन्हीं चीज़ों से गुजरें। आखिरी बार जब मैंने उनके साथ समय बिताया था
तब मैं अपनी 12वीं कक्षा में था, यानी भारत में ए लेवल के बराबर। चूंकि परीक्षाएं बहुत पहले ख़त्म होने वाली थीं, इसलिए हमने जाने से पहले ही योजना बना ली थी कि मैं अपनी माँ और बहन के आने से पहले पूरे 1 महीने के लिए अकेले उनके साथ रहूंगी। मैं बॉम्बे वापस जाने के लिए इतना उत्साहित था कि मैंने यात्रा से 1 साल पहले ही ट्रेन में योजनाएं बना ली थीं। वो और मेरे पिताजी एक ही दिन एक शादी में शामिल होने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। हम साथ में स्टेशन गए। उनकी ट्रेन हमारी ट्रेन से पहले थी, इसलिए हमने स्टेशन पर ही अलविदा कहा। हम अगले दिन देर रात बॉम्बे पहुंचे। उसके अगले दिन लगभग 5:30 बजे हमारे पिताजी के एक रिश्तेदार का फ़ोन आया कि उनका निधन हो गया है। शादी के स्थल पर उन्हें ज़ोरदार दिल का दौरा पड़ा और इससे पहले कि वो कोई इलाज मिल सकता, उनका निधन हो गया। इस आखिरी वाक्य को लिखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज भी, उस घटना के 1/4 सदी से भी ज़्यादा समय बाद, मेरे पिताजी अपने शहर वापस चले गए और हमें बम्बई में ही छोड़ दिया। मुझे अपनी प्यारी अम्मा को आखिरी अलविदा कहने का मौका कभी नहीं मिला, जो आज भी कहीं ना कहीं मुझे कचोटता है। जब मैंने ये लेख लिखना शुरू किया था तो मुझे अपनी अम्मा से जुड़ी यादें शेयर करके बहुत खुशी हुई थी, लेकिन आखिरी पैराग्राफ ने मुझे दुखी कर दिया। मुझे आज भी खुशी है कि ये यादें मेरे साथ हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें अपने दादा दादी की कोई याद नहीं है। मेरी नानी अभी भी जिंदा हैं और अपनी उम्र के हिसाब से स्वस्थ हैं, और मैं खुश हूँ कि वो हमारे बीच हैं। मेरे बच्चों की परदादी हैं और वो उन्हें जानते हैं, और मेरी नानी अपने पर पोते पोतियों को जानती हैं। ये पोस्ट लिखना मेरे लिए मुश्किल तो रहा, लेकिन साथ ही सुकून देने वाला भी। क्या आपके पास अपने किसी पसंदीदा दादा दादी से जुड़ी कोई यादें हैं? ज़रूर शेयर करें।